पर विश्वास रखो, मुश्किलें होंगी कम। मंगलवार का दिन है, उठाओ नया कदम। जी हाँ दर्शकों, मंगलवार का दिन है। तो नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर कृतिका चौबे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे दूरदर्शन के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, नमस्कार एमपी एक खास कार्यक्रम है। सोमवार से शुक्रवार प्रसारित किया जाता है। हम हर बार आपके समक्ष एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। आपको बता देना चाहती हूँ कि नमस्कार एमपी एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, यानी सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। तो विषय से संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं वो हमारे यहाँ एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले फटाफट से आप हमारी फ़ोन लाइन्स जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं, तो नंबर्स आप नोट डाउन कर लें। हमारे नंबर हैं 0755266049। हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 1800230040। दर्शकों, अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ हमारे विषय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 10 से 16 अप्रैल तक हम जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं राष्ट्रीय रेल सप्ताह। तो दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो उसी से कनेक्टेड है। मैं आपको आज के विषय से अवगत करा देना चाहती हूँ। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय रेल सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम से संबंधित जो हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं उनका परिचय मैं आपको थोड़ा सा रुक के कराऊंगी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो कार्यक्रम है उसकी एक रीत है, तो हम रीत के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आज की तिथि क्या कहती है। तो देखते हैं आज की तिथि। आज की तिथि है विक्रम संवत 2082, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। दिनांक है 15 अप्रैल 2025 और दिन है मंगलवार। तो दर्शकों, आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कार्यक्रम को आगे लेकर जाना चाहूँगी। आपको आज के इतिहास के बारे में बता दूं कि आज का दिन इतिहास के मायनों में किन खास मायनों से दर्ज है। तो एक बार इतिहास के झरोके से देख लेते हैं क्या कहता है इतिहास। आज ही के दिन 1563 में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने राजगढ़ किले में शिवाजी उत्सव का उद्घाटन किया था। आज ही के दिन 1923 में डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए इंसुलिन बाजार में उपलब्ध हुआ था। और आज ही के दिन 1971 में हिमाचल प्रदेश शिमला के साथ अपनी राजधानी के साथ भारत का 18वां राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। तो दर्शकों, ये तो था हमारा इतिहास। कार्यक्रम को अब बिना देरी करे आगे लेके जाना चाहती हूँ। आज का जो हमारा विचार है उससे आपको अवगत करा देना चाहती हूँ। तो क्या कहता है आज का विचार, वो भी देख लेते हैं। हमारा आज का विचार कहता है, फासले होते नहीं बनाए जाते हैं, मीलों दूर रहकर भी रिश्ते निभाए जाते हैं। दिखावे से जिंदगी नहीं चलती, क्योंकि कुछ रिश्ते भरोसे से निभाए जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, तो आज का जो हमारा विचार है, बड़ी खास बात उसमें कहीं ना कहीं छुपी है कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते हों ये ज़रूरी नहीं है, मगर हर रिश्ते में जीवन हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, ये तो था हमारा आज का विचार। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि विषय जो है हमारा वो है रेल सप्ताह, क्योंकि हम 10 से 16 अप्रैल तक राष्ट्रीय रेल सप्ताह दिवस मना रहे हैं। तो हमारा जो विषय है रेल सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं आज हम। और हमारे विशेषज्ञ से अब आपका परिचय करा देना चाहती हूँ। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं श्री सौरभ कटारिया जी, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर भोपाल से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि 10 से 16 अप्रैल हम रेलवे सप्ताह मना रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी काफ़ी उत्सुक होंगे जानने के लिए कि रेल सप्ताह मनाने का उद्देश्य क्या है और किन बिंदुओं पर बात की जाती है इसके आज के दिन। बहुत सामान्य तौर पर तो हम लोग बचपन से रेल को देखते आ रहे हैं, सारी मूवीज़ में हमने रेल को देखा है। बिल्कुल। हमने अपने जीवन के हर एक मोड़ पे रेल को देखा है। तो रेल कर्मी की लाइफ 24/7 और 365 दिन चलने वाली है और बहुत डिमांडिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसे उत्कृष्ट कार्य जिसके कारण रेल चल रही है और लगातार चल रही है, तो उन कर्मचारियों को रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग और फिर उनको अवार्ड करते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है वो ऐसे ही परफॉर्म करते रहे और रेल का पहिया हमेशा चलता रहे और आप लोगों की सेवाएं सतत बनती रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने, क्योंकि आपने कहा कि रेल हमारे जीवन का एक कितना अहम हिस्सा बन चुका है। हम बचपन से रेल देखते आ रहे हैं, तो रेल में जो निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए और लोगों को और लाभ देने के लिए,
हमारी बहुत हर चीज रेल से स्टार्ट होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उन रेल कर्मियों को, जो कर्मचारी हैं उनको, जो हमारे लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जी। लोगों की यात्रा को सुखद बना रहे हैं। सर, सवाल को मैं आगे लेकर जाना चाहूँगी। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं आजकल, सबसे महत्वपूर्ण योजना है अमृत भारत योजना। तो उसके लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे कि भारत मंडल में क्या क्या योजनाएं, क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं अमृत भारत योजनाओं के तहत? संभवतः ये रेल मंत्रालय और रेल के द्वारा सबसे बड़ी योजना अगर हम देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सीधे सीधे डायरेक्शन देते हैं और उसकी निगरानी करते हैं, और उसकी परिकल्पना के पीछे उनका सपना है कि एक आम भारतीयों को, एक यूरोप के अंदर हम जब भी जाते हैं तो हमें लगता है कि स्टेशंस किस टाइप के हैं, पूरा सिटी सेंटर रहता है, हमें एक डिफरेंट फील लगता है। तो बहुत सालों से हम पिक्चरों में भी जाते थे, मैं भी एक आध बार कभी जीवन में मौका मिला तो मैं गया, तो मैंने वहाँ के स्टेशंस को ऐसा पाया कि वहाँ के स्टेशंस वाज जस्ट लाइक मॉल, सिटी मॉल है वहाँ पर, बीच में सारे पैसेंजर्स के अलावा भी वहाँ के सिटी के लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये अमृत भारत स्टेशन योजना जो है, परिकल्पना यही है कि हर एक स्टेशन को एक सिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए और अगले 40-50 सालों को ध्यान में रखते हुए उसको डेवलप किया जाए, जिससे कि व्यापार जो है सिटी का वो स्टेशन के आसपास डेवलप हो। वैसे भी हमारे भारतीय समाज के अंदर और भारतीय परिवेश में कहीं ना, मेरे बचपन के अंदर स्टेशन मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। मैं हमेशा स्टेशन शाम को, रात को अपने पापा के साथ जाता था। अच्छा। तो अब रेलवे उसी को कमर्शलाइज, उसको बड़े कंसेप्ट में लेकर आ रही है। तो हम लोग स्टेशन को बहुत बड़ा कर रहे हैं और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसके जो फेजेस हैं उसके अंदर एक बड़ा सर्कुलेटिंग एरिया बना रहे हैं, जिसके अंदर बहुत देखने को मिलता है सर, पुनर्विकास किया जा रहा है, तो उसके बारे में और लोगों को किस तरह लाभ मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे कि सर्कुलेटिंग एरिया हम सबसे पहले बहुत चौड़ा कर रहे हैं उसको, रेलवे के बाहर का परिसर बिल्कुल बड़ा कर रहे हैं, पूरी बिल्डिंग को चेंज कर रहे हैं, पूरा बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहे हैं कि उसका देखने का एस्थेटिक्स जो है लोगों को लगे कि हमारे शहर के अंदर सबसे अच्छी बिल्डिंग रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है। उसके साथ में फिर हम वेटिंग एरियाज जो हैं वो सारे डेवलप कर रहे हैं कि वेटिंग एरियाज में बैठ के उनको एक अच्छा फील आए। फिर उसके साथ टिकटिंग एरिया को हम चेंज कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर ओवर शेड, आपको हमेशा लगता था कि प्लेटफॉर्म में थोड़ी सी धूप आ रही है, धूप ज़्यादा आ रही है, मैं तो इस साइड में बैठ जाता हूँ, मैं साइड में बैठ जाती हूँ, तो हम धूप से बचते थे। तो हम लोग अब कवर ओवर शेड पूरे प्लेटफॉर्म पे देने की पूरी कोशिश है। और नीचे आज की डेट में जो हम लोगों ने देखा, दिव्यांग जन जो है उनको विभिन्न जगहों पे जाने में समस्या होती है, तो सारे ही सरकारी विभाग, रेलवे भी उससे अछूता नहीं है, हम लोग दिव्यांग जन को विशेष तौर पे ध्यान में रखते हुए हमारी सेवाओं को डेवलप कर रहे हैं। तो अमृत भारत स्टेशन के अंदर दिव्यांग जन के लिए विशेष सेल रहेगा, विशेष टॉयलेट्स की व्यवस्था है, रास्ते में चलने के लिए टैक्टाइल टाइल्स दे रहे हैं हम लोग, और साथ में इंफॉर्मेटिव और वो इस टाइप का सॉफ्टवेयर बाहर लगाया जाएगा जिससे कि वो उससे यूज़ करके खुद स्टेशन को एक्सेस कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित करके, सम्मिश्रित करके हम लोग अमृत भारत स्टेशन योजना जो है वो बन रही है। अगर भोपाल मंडल या फिर मध्य प्रदेश के अंदर तो 80 स्टेशन इसका विकास हो रहा है इसके अंदर, और हमारे भोपाल मंडल में 15 स्टेशन हम लोग ने इसके अंदर लिए हैं, जिनके मतलब जो स्टेशंस जो हैं मैं तो आपको एक बार बता दूं कि इसमें इटारसी इसके अंदर डेवलप हो रहा है, संत हरदाराम नगर, विदिशा, हरदा, नर्मदापुरम, बासोदा, सांची, शिवपुरी, बनापुरा, खिड़किया, अशोकनगर, शाहजहाँपुर, रुठिया, ब्यावरा, राजगढ़। अब आप सोचिए कि कितने छोटे छोटे टाउन्स हैं, और इसको उस पर रेलवे एक्सेस, मतलब करीबन आप नहीं मानेंगे तो 20-20 करोड़ रुपए हम लोग खर्च कर रहे हैं। फिर इस स्टेशन के अंदर एक नई चीज़ हम जो लेकर आ रहे हैं, आप रानी कमलापति स्टेशन पे गए होंगे तो 36 मीटर का हमारा स्पैन है, जो ऊपर आपने ब्रिज देखा होगा, एक फुट ओवर ब्रिज है, जो कमर्शियल सेंटर की तरह। तो इन्हीं सारे स्टेशन पे हम 12 मीटर का एक फुट ओवर ब्रिज दे रहे हैं, जिसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी होगी, लोग 12 मीटर के चौड़े ब्रिज पे जाएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, निकल जाएंगे। तो एक तरह से एक नया एक्सपीरियंस है, जनता को लगेगा कि उनके शहर के अंदर एक ऐसी चीज़ डेवलप हुई है जो अगले 40 या 50 साल तक उनके जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बनने वाली है। और इस साल के अंदर इसी मार्च निकल चुका है, अप्रैल के अंदर बहुत 2-3 स्टेशंस जो हैं वो इनॉग्रेट करने के लिए तैयार भी हैं, और संभवतः
अक्टूबर तक। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ है शंकर जी भोपाल से। गुड मॉर्निंग मैडम। सर। मैं आपके जो विदेश जो रेलवे से जो आए अधिकारी उनसे ये पूछना चाहता हूँ। सर मैं आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। हाँ मैडम, आपके जो विशेष अतिथि आए हैं जी, जी, उनसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। जी। नंबर 1, अभी तक सीनियर सिटीजन को जो भी बेनिफिट देते थे उन्होंने उसको रेलवे से बंद कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, आज के तारीख में जो भी ट्रेन चलता है वंदे भारत के नाम से उनका जो खर्चा जो भी किराया है बहुत बढ़ गया है। और आम आदमी रेलवे को, मतलब जो आज के तारीख में हर व्यक्ति आम आदमी रेलवे को बहुत ज्यादा यूज करते थे, इतना किराए बढ़ने की वजह से उन लोग यूज करने में बहुत दिक्कत आ रही है। और आज के तारीख में जो कहीं हबीबगंज जैसे कहीं स्टेशन तो उन्होंने बना दिया है, और उसके अलावा आजकल और कोई स्टेशन जो है उसका हालत बहुत खराब है। इसके लिए रेलवे क्या सोच रही है? हेलो। उनका ये कहना है कि एक तो सीनियर सिटीजन्स को जो दी जा रही थी सुविधाएं वो रोक दी गई और टैरिफ्स बढ़ा दिया। जी, सीनियर सिटीजन्स को जो आपका कहना है कि रोक दिया गया है उसको विचार में है, और सीनियर सिटीजन्स को बहुत जल्द आपको सरकार इस पर विचार कर ही रही है, रेल मंत्रालय भी विचार कर रहा है। तो जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होने के चांसेस पूरे हैं। और साथ में मैं जो आपका कहना है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन उसका किराया काफ़ी है, तो वो हाई एंड ट्रेन है, एग्जीक्यूटिव क्लास है। हम वंदे भारत को हमने कंसेप्ट को डेवलप ही इस आधार पे किया है कि जो यात्री प्लेन में जाने का जो पसंद करते हैं वो वंदे भारत के अंदर चले। वो हमारी एक शुरुआत है बुलेट ट्रेन की तरफ, वो हमारी सेमी बुलेट ट्रेन है वंदे भारत। और रही बात जो हमारे सम्मानित सिटीजन का कहना है कि आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं, तो हम नई ट्रेन्स भी डिज़ाइन कर रहे हैं। स्लीपर अमृत ट्रेन्स भी आ रही हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइंड फॉर जो जनरल क्लास में जो हमारी पब्लिक सफ़र करती है उनको हेल्प करने के लिए और उनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए नई ट्रेन सेट्स आ रहे हैं पूरे। तो पूरा होलिस्टिक कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एंड को हम देख रहे हैं। हमारे कॉलर ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरह हम बाकी सारी सुविधाएं कर रहे हैं मगर वो कहीं ना कहीं जो आम आदमी उसकी पॉकेट पे भी हिट करता है, क्योंकि रेलवे जो है पहले आम नागरिक बड़े आसानी से इस्तेमाल कर लेता था मगर अब रेल बहुत महंगा होता जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग हमारे टिकट्स का जो रेट है वो अभी भी उतना ही है। अच्छा। हम प्रीमियम एंड के अंदर टिकट्स में थोड़ा सा अगर हमारा जो रेट बढ़ा है, बाकी जनरल टिकट्स से हम कोई, और दूसरी बात मैं उनको क्लियर करना चाहूँगा कि कभी भी हम यात्री भाड़े से रेलवे कभी भी अर्न नहीं करता है। अच्छा। हम लोग माल भाड़े से ही अर्न कर रहे हैं। यात्री सुविधाएं तो हम रेलवे अपनी तरफ से दे रहा है। तो रेलवे का कभी उद्देश्य प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहा है कि हम यात्रियों से प्रॉफिट मेक किया जाए। हमारा उद्देश्य केवल उनको एक अच्छी सेवा, एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचे तो उन्हें अच्छा लगे और हमारे परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहें और उनकी यादों में जुड़े रहें। जी जी, तो आप कुल मिला के कि हम यात्रियों का जो अनुभव है उसे सुखद बनाना चाहते हैं। जी सर, जिस तरह हमारे कॉलर ने भी बताया जो हमारी ट्रेन्स के बारे में उन्होंने पूछा हमसे, तो भोपाल मंडल में कई सारी नई ट्रेनें लॉन्च हो रही हैं, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि इसके बारे में क्या क्या विस्तार किया जा रहा है? जी, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे डेली कम्यूटर्स जो हैं कि भोपाल आते हैं, बीना आते हैं, कुछ बड़े बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पर डेली पॉपुलेशन कम्यूनिट करती है। तो इसी टाइप से हम लोगों ने, हमारी जो मेमो है, हम लोगों ने 2-3 मेमो चलाई हैं जिसके अंदर की एक गुना कोटा हम लोगों ने बीना कोटा मेमो चलाई थी, बीना भोपाल चलाई है। उसके अलावा जो सबसे मेन जो ट्रेन्स हैं जहाँ पे कि स्टॉपेजेस मांगे गए थे, जैसे कि मुंगावली के अंदर हम लोगों ने स्टॉपेज दिया है, बदरवास में दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेन जो है रीवा के लिए मांगी गई थी, जिसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा खुद फ्लैग ऑफ किया गया था। अभी ही रिसेंटली केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा एक्सटेंड करी गई है एक मेमो जो कि रोटियाई तक भेजा जा रहा है। तो इसी टाइप से ट्रेन्स तो हम लोग लगातार चला ही रहे हैं। दूसरी बात, वंदे भारत ट्रेन्स के अंदर भी फ्यूचरिस्टिक रूट्स पे हम लोग प्लान कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली मई के अंदर हमें पटना और लखनऊ के लिए वंदे भारत भी उपलब्ध होने वाली है। बिल्कुल। अगर वो सेट मिल जाएंगे तो आपको उस रास्ते पे भी आपको दिखेगा कि वंदे भारत भोपाल से जा रही है। जी जी। तो ट्रेन्स जो हैं हम लोग प्लान कर रहे हैं, हमेशा ट्रैफिक डिमांड को हम लोग अपनी प्लानिंग के अंदर लेते हैं और जब भी ऐसा लगता है कि उस इलाके के अंदर उसको सर्व करने के लिए और
वहाँ पर ट्रैफिक सेट कम है तो फिर हम लोग वहाँ पर ट्रेन को उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, भोपाल मंडल में जो बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है तो उसमें जो ब्रिज और फुट ओवर ब्रिज के लिए जो काम किया जा रहा है तो उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है और इससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा? जी, सबसे रेलवे में अभी हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा उद्देश्य सेफ्टी जी, संरक्षा हम लोग 100% सुनिश्चित करने का रेलवे का लक्ष्य है। तो इसी कारण हम जितनी भी मैंड क्रॉसिंग जो है संपार मैं फाटक आपको यहाँ रोकना चाहूँगी। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राजवीर सिंह जी हैं हमारे साथ भिंड से। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर दिव्यांगों के लिए सर रेलवे ने नई सुविधा क्या की है? सर एक बार पुनः अपना प्रश्न दोहरा दें। दिव्यांगों के लिए रेलवे ने नई सुविधा क्या की है? दिव्यांगों के लिए उनका प्रश्न है कि क्या सुविधाएं हैं रेलवे में? हाँ, सबसे पहले तो हम आपको कंसेशन सर्टिफिकेट्स उपलब्ध कराते हैं। जो भी व्यक्ति अगर कंसेशन सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पे जा सकता है। अच्छा। और अप्लाई कर सकता है जी। और उसे फिर वहाँ से अप्लाई करने के बाद सिविल हॉस्पिटल से वो अपने सर्टिफाई कराएगा, उस डॉक्यूमेंट्स को लगाएगा, हमारे पास वो पहुँचेंगे तो हम उसको कंसेशन सर्टिफिकेट्स देते हैं जिससे कि वो ट्रैवलिंग के अंदर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर अपने एक एस्कॉर्ट के साथ जा सकते हैं। सर्टिफिकेट हर बार करना पड़ेगा हर जर्नी के लिए या एक ही बार? या नहीं, एक ही बार एक सर्टिफिकेट बन जाएगा तो फिर वो थ्रू आउट एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ स्पैन के लिए वो चलता रहेगा, फिर उसके बाद उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सुविधा है तो हमारी सर्टिफिकेट, हम कंसेशन सर्टिफिकेट जो देते हैं यात्री को चलने के लिए। दूसरी स्टेशंस पर हम लोग अब जितने भी स्टेशंस हमारे डिज़ाइन हो रहे हैं या ट्रेन्स डिज़ाइन हो रही हैं उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और फोकस हमारा दिव्यांग जनों को सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। तो स्टेशंस के अंदर भी हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उनके लिए जो रास्ता है फोकस्ड रास्ता हम लोग टेक्टाइल टाइल्स के तहत बना रहे हैं। रैंप दे रहे हैं स्टेशन के अंदर कि जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं हो। लिफ्ट्स दे रहे हैं कि लिफ्ट्स दिव्यांग को लेकर अंदर जा पाए। रास्ते के अंदर टिकटिंग विंडो को हम लोगों ने नीचे किया है जिससे कि कोई व्हीलचेयर पे कोई व्यक्ति अगर स्टेशन पे पहुंच रहा है टिकट लेने के लिए तो वो एक्सेस कर पाए। इसी टाइप से हमने टॉयलेट्स को भी रैंप दिया है, टॉयलेट्स भी उनके लिए स्पेशल नीड्स के लिए प्रोवाइड किए हैं। वेटिंग रूम्स के अंदर भी हम लोगों ने उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई। तो हर जगह हर क्षेत्र के अंदर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि हमारे दिव्यांग बंधु जो हैं वो स्टेशन की सुविधाओं को एक्सेस कर पाएं और यात्रा को सुगमता से चला सर, जैसे हमारे कॉलर ने पूछा कि जो दिव्यांगों के लिए कंसेशन की बात कर रहे हैं तो ये ऑनलाइन जिस तरह आपने बताया, क्या ऑफलाइन भी कोई माध्यम है जिसके तहत, क्योंकि कई बार लोग ऑनलाइन की जो है उसमें जी पहले क्या होता था कि ऑफलाइन के अंदर लोगों को आना पड़ता था, अब ऑनलाइन के अंदर तो घर बैठे ही वो विद इन अ क्लिक ऑफ माउस वो घर से या फिर कहीं भी सर्विस सेंटर से अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें वहीं के वहीं ऑनलाइन ज़्यादा सहूलियत है। इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप ही इसलिए किया कि लोगों को आने में दिक्कत होती थी, तो अब वो अपने क्षेत्र वहीं जगह से ही अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग उनको विद इन 1 वीक और दो सप्ताह के अंदर हम लोग उनको उपलब्ध भी करा देते हैं सेवाएं। ऑनलाइन सेंटर ज़्यादा सहूलियत है लोगों के लिए। और फिर भी अगर किसी को ऑफलाइन भी हो तो ऐसा आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उनको कभी ऐसा लगे कि तो ऑफलाइन भी हमारे यहाँ बिल्कुल कमर्शियल डिपार्टमेंट आ सकता मैं है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे कॉलर को उनका जवाब मिल गया होगा। सर, हम भोपाल मंडल में जो बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे थे हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस तरह लोगों को लाभ मिल रहा है, जो ब्रिज बन रहे हैं और फुट ओवर ब्रिज बन रहे हैं। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जैसा बोला कि हमारा फोकस जो है सेफ्टी पर है जी, कि संरक्षा रेलवे 100% उसके लिए कटिबद्ध है और उसी के बारे में हम लोग के सारे कार्य चल भी रहे हैं, जिसके अंदर हम क्रॉसिंग जो है रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करने का हमारा अभियान है और जो कि 100% हो भी जाएगा। तो उसी के तारतम्य में रोड ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, रेल अंडर ब्रिज, ये ऐसे बहुत सारे हमारे कार्य चल रहे हैं। तो हमारे अगर आप रोड ओवर ब्रिज जो है जो कि रेल के ऊपर से रोड जाता है, ऐसे 27 लोकेशंस पे हमारा रोड ओवर ब्रिज के कार्य चल रहे हैं। इसी तरह से फुट ओवर ब्रिज के भी कार्य हमारे 15 स्टेशंस पे चल रहे हैं। रेल अंडर ब्रिज के कार्य भी हमारे पूरे डिवीजन के अंदर विभिन्न लोकेशंस पे चल रहे हैं। तो ये लोकेशंस सारी चिन्हित हैं जहाँ पर कि हमें लगता है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जनता को फाटक पे समस्या होती है, तो उस जगह को चिन्हित करके उस सिटी के जगहों को उनसे डिसाइड करके फिर उसको बनाया किया जा रहा है। क्योंकि हम देखें तो पहले के समय में कई बार कितनी लंबी लंबी कतारें देखी जाती थी रोड पर और ट्रैफिक जैम्स लग जाते थे क्योंकि फाटक बंद होता था, मगर अब वो
जो समस्या हम है सब ने, उससे- आपने भी, हमने भी अपने बिल्कुल। जीवन में ट्यूशन से आते हुए फाटक बिल्कुल, पे खड़े बिल्कुल। हुए हैं, एक स्कूल डेढ़ पे डेढ़ जाते घंटे- वक्त हमने जी, ये सारी exactly. चीजें एक्सपीरियंस लेट होते थे स्कूल जाने बिल्कुल में। बिल्कुल। और अब हम कहीं ना कहीं उन सब चीजों से जी, ओवरकम रेलवे कर रहे बिल्कुल हैं। इसमें फ्री कर रहा है कि जी। एक्सेस आपका जो हो मैन क्रॉसिंग से हो ही नहीं, आपका सीधा आप ऊपर से फ्लाईओवर से निकल जाएं, तो रेलवे उसी दिशा में कार्य कर रहा है। बिल्कुल, रेलवे का जो भी कार्य है और जो भी प्रयास है वो लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों की जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सुखद होता जा रहा है। सर, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी, हमारे साथ विपिन जी जुड़े हैं झारखंड से, हमारे पास उनका फ़ोन आया है। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा कहने का मतलब जो ऑनलाइन आप अप्लाई करवाते हैं दिव्यांग के लिए, जी जी तो उसको जो चेक कराने के लिए आप बोलते हैं कि आप जाइए हॉस्पिटल। मैं कहता हूँ कि वो क्यों हॉस्पिटल जाएंगे? हॉस्पिटल वाले उनके पास जाने चाहिए उनको देखने के लिए। अच्छा जी, आपके सुझाव को नोट कर लिया है, आपका सुझाव पे जरूर विचार किया जाएगा और कोशिश करी जाएगी कि अगर इस टाइप की स्थिति है कि उस व्यक्ति को काफ़ी समस्या है तो हम हॉस्पिटल से बात करेंगे और कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपका जो सुझाव है उसको कार्यप्रणाली के अंदर हम लोग लेकर आ पाएँ। बिल्कुल, आपके जो सुझाव है उस पर काम किया जाएगा। विपिन जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके प्रश्न का निवारण हो गया होगा। सर, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नई रेलवे लाइंस हैं जिनकी परियोजनाएं चल रही हैं और कहाँ कहाँ विस्तार किया जा रहा है, उस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा अवगत कराएं। रेल मध्य प्रदेश पूरे भारत का हार्ट है, हम बोलते हैं कि दिल है, और दिल को जोड़ने के लिए सारी धमनियों की बहुत ज़रूरत है। तो इसी कारण हमारे मध्य प्रदेश में भी रेलवे के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, हम लोग नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था हमारे रेल मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जिसके अंदर जिस कार्यक्रम में सम्मिलित थे, वो था रेल इंदौर मनमाड़ रेल योजना। तो इंदौर से मनमाड़ की डिस्टेंस करीबन इस परियोजना से 171 किलोमीटर्स कम हो जाएगी। तो एक्सेस मतलब जो है उस पूरे इलाके का विकास, जो कि हमारा ट्राइबल बेल्ट है, उसका विकास इस परियोजना से सुनिश्चित होगा। तो इसके अंदर जो ज़िले जो आ रहे हैं वो हैं मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर, धार, खरगोन जी, और वहाँ पर नासिक और जलगांव। अच्छा। तो ये पूरी इकॉनमी जो है इस परियोजना से लाभान्वित होगी। अच्छा। और इसी टाइप से फिर दूसरी परियोजना जो हमारे यहाँ चल रही है, जो वो है हमारी इंदौर बुधनी रेल परियोजना। जी जी जी। इंदौर बुधनी रेल परियोजना 205 किलोमीटर की है और इसका डीपीआर भी हो चुका है। जी जी जी। और इसके अंदर जो मेन जिले जो आ रहे हैं, इंदौर, देवास, सीहोर और नर्मदापुरम को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अच्छा। जो कि अभी आपको ऐसा लगता है कि घूम के आते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। और हम ये जानते हैं कि रेलवे बहुत कार्य कर रहा है इसको परियोजनाओं के ऊपर। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो लोगों के मन में आता है साफ सफाई को लेकर, लोगों के मन में आता है कि कई बार ऐसा होता है कि क्या मॉनिटरिंग की जा रही है साफ सफाई को लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि ये बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है यात्रियों से साफ सफाई का, तो जानना चाहते हैं। जी, ये पहला सवाल है कि रेलवे स्टेशन पर आकर आपको साफ सफाई मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। और रेलवे के सभी अभी जितने स्टेशंस हैं और सभी जगह साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया भी जा रहा है। हम मेरे कार्यकाल के अंदर मैं खुद बताऊं कि हम जब भी हम स्टेशंस पे जाते थे तो हमें लगता था कि वाकई में स्टेशंस पे प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है, स्टेशन 24/7 चलता है और सभी लोग उसको एक्सेस करते हैं। सफाई व्यवस्था को मेंटेन करना वन वे प्रोसेस नहीं है, इट इज़ ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। जो यूज़ करने वाला अगर यूज़र है, अगर यूज़र ध्यान नहीं देगा और मैंने अभी साफ़ किया और यूज़र ने उस पर कचरा फेंक दिया या फिर थूक के चला गया, तो फिर वो चीज़ मेंटेन रहती है। तो मेरा ये कहना है कि दिस इज अ टू वे प्रोसेस। इसके अंदर आप हमारा भी सहयोग कीजिए, हम तो अपनी पूरी ताकत और क्षमता के साथ लगे हुए हैं, लेकिन आप अपने, हम अगर एज ए यात्री हम भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि ये रेल, ये परिसर मेरा परिसर है, ये रेल मेरी रेल है। अगर मेरे हाथ में कचरा है तो मैं उसको डस्टबिन में डालूंगा, मैं कहीं भी पब्लिक थूकने का स्पैटिंग नहीं करूंगा, स्पैटिंग पब्लिकली नहीं करूंगा। ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपका परिसर अच्छा रहेगा। केले के छिलके आप ट्रैक पे ना फेंकें, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा परिसर साफ रहेगा। और इसके अलावा जो है रेलवे अपनी पूरी ताकत से और क्षमता से जुड़ी हुई है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी डिज़ाइन किए जा रहे हैं जिससे कि इन सारी चीज़ों को अकोमोडेट किया जाए और बहुत उच्च स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग भी होती है, फोटोग्राफ्स मंगाए जाते हैं, चेक किया जाता है। तो क्लीनलीनेस हमारा
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस पर हम पूरा ध्यान भी दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और कि आपको कहीं कहीं जो शिकायतें हैं वो बहुत जल्द आपकी दूर भी हो जाएंगी। बिल्कुल। और जो आपने कहा कि रेलवे में जो साफ़ सफाई है वो एक 2 वे प्रोसेस है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। वंस अ वीक अगर इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि इस पे मॉनिटरिंग की जाए, तो वो एक वीक, सप्ताह में जो एक दिन हम अगर उस पर मॉनिटरिंग करेंगे तो वो पूरे सप्ताह नहीं। तक वो अब चल जैसे कि पाएगी। हम कल्चर, अगर हमने अपने घर के एरिया को घर के अंदर साफ कर दिया, घर का कचरा बाहर फेंक दिया रोड पे, ये माइंडसेट जो है हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि मेरे घर के सामने वाला का भी मेरा ही है जी और उसके सामने वाला इलाका भी मेरा है। ये हमारा ही देश है। अगर हम हमारे ब्रॉड साथ माइंड एक से कॉलर चलेंगे। जुड़े हैं सर, क्षमा चाहूंगी, हमारे साथ अंसारी जी जुड़े हैं भोपाल से। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार सर। एक मेरा खास सवाल ये है कि थर्ड एसी और सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में जब हम जाते हैं, सफर करते हैं, तो जो बेडशीट वगैरह जो देते हैं वो इतनी गंदी होती है। कई बार कम से कम 10-10 पैकेट हम लेते हैं, उसमें से भी निकालते हैं, सारे यूज किए वो उनको प्रेस कर देते हैं और वापस दे देते हैं, तो वो इतनी स्मेल भी आती है। तो उसके लिए क्या करते हैं? और जो कंबल वगैरह उसमें भी बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो उसके लिए कभी कोई व्यवस्था होती ही नहीं। कई बार ऐसा होता है एक पैकेट में एक बेडशीट अच्छी होती है बिछाने वाली और ओढ़ने वाली बिल्कुल गंदी होती है, तो ऐसा क्यों होता है? और दूसरी चीज, टॉयलेट में जो पानी बिल्कुल नहीं रहता और बहुत ज्यादा गंदगी होती है, सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? जो आपको बेडशीट का जो कॉलर ने उन्होंने कहा है कि बेडशीट के लिए हर डिविजन्स के अंदर मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री स्थापित की गई है। मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री जो होती है वो डेली बेडशीट्स को धोती है, उसको प्रेस करती है, ड्राई क्लीनिंग करती है, और वहाँ पे स्पेशल टेस्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं कि हम बेडशीट को सीधा वहाँ पे पहुँचा देते हैं जी। उसका टेस्ट होता है प्रॉपर, उसका देखा जाता है कि क्या ये वाइटनिंग टेस्ट पे पास हो रही कि नहीं हो रही। अगर वो टेस्ट पे पास नहीं होती तो उसको वापस धोने के लिए भेजा जाता है। अच्छा। तो जो भी रेलवे के कंबल या फिर बेडशीट्स जो हम ट्रेन में प्रोवाइड कर रहे हैं वो सैनिटाइज्ड होती हैं। हाँ, कभी का अगर कॉलर जैसा कह रहे हैं सामान्य जन कि अगर उनको ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो उस पर हम लोग, अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक वो है तो अगर हमें इनपुट मिलता है तो फिर हम उस कंसर्न डिवीज़न से बात भी करेंगे और उनसे इंटरेक्ट करके इसका हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जो सेकंड सवाल इन्होंने पूछा था, सॉरी, उनका सवाल यही था कि किस तरह हम आगे ये जो रेल साफ़ सफाई है उसके लिए काम कर सकते हैं। साफ़ सफाई के लिए तो हम लोग सभी डिविज़न्स जो हैं, सभी जोन्स जो हैं, इस पे पूरा फोकस करे हुए हैं और मुझे लगता है कि 6-7 महीने 1 साल के अंदर आपको स्थितियाँ बहुत परिवर्तित रूप में नजर आएंगी। बिल्कुल। और लोगों के इनपुट इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो लोगों के इनपुट आपको मिल ही रहे हैं। इनका एक सवाल वो था कि टॉयलेट्स और बाथरूम के अंदर पानी वाला, तो इसके लिए हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि जब भी ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है तो उसको वाटरिंग करी जाए। हम उसकी प्रॉपर वाटरिंग करते हैं। वाटरिंग स्टेशंस नॉमिनेटेड हैं। एक CTS स्टाफ होता है, क्लीन ट्रेन स्टेशन स्टाफ होता है, वो जो स्टेशन पर चढ़ता है और उन टॉयलेट्स को साफ करता है। अंदर एक OBHS स्टाफ भी होता है। तो स्टाफ तो अंदर क्लीनिंग स्टाफ्स हमेशा रहते हैं, लेकिन वही है, मेरा यही कहना है कि जब भी हम घर के अंदर भी जाते हैं टॉयलेट, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले फ्लश करिए, बिल्कुल, फिर उसके बाद उसको यूज कीजिए, देन अगेन फ्लश इट। तो हमेशा दूसरे के बारे में अगर हम सोचना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने दायरे से बाहर निकल के अगर दूसरे के बारे में सोचने लगेंगे तो इस सफाई की समस्या और क्लीनिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। जब मैं किसी टॉयलेट में घुसा तो मुझे ये नहीं सोचना कि मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे बाद वाला यूज करेगा तो उसको मैं किस रूप में दूंगा। तो ये आधी समस्याएं जो है, मेरे लगता है 90% समस्याओं पे, बाकी पानी की समस्याएं हम बिल्कुल प्रॉपर दूर कर रहे हैं, साफ भी हम कर रहे हैं। जी। पर थोड़ा सा हमें सहयोग भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि दिया जाए। बिल्कुल। सर, समय का अभाव है, पर मैं फिर भी चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगी कि भोपाल स्टेशन पर कौन कौन सी नई सुविधाएं शुरू की जा रही हैं? जी, भोपाल स्टेशन पर अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया अभी लास्ट वीक के पहले, पॉड हम लोग लेकर आए हैं सेकंड एंट्री पर। ये 78 बेड का पॉड है, जिसके अंदर फैमिली पॉड 20 बेड का है और 58 पॉड्स जो हैं वो महिला और पुरुषों के लिए हैं। आप जाकर देखिए, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके साथ हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक एग्जीक्यूटिव लॉन्च ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भोपाल का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव लॉन्च वो होगा।
और उसी के साथ नीचे एक फूड प्लाजा ला रहे हैं और फूड स्ट्रीट को डेवलप कर रहे हैं हम लोग कि आपको जैसे फूड स्ट्रीट टाइप का एक माहौल जो चाहिए वो भी हम उसमें देंगे। हम लोग एक रेल कोच रेस्टोरेंट भी ला रहे हैं। अच्छा। तो विद इन 3-4 मंथ्स के स्पैन में बहुत सारी चीज़ें development हम भोपाल वासियों को देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेलवे का जो निरंतर प्रयास है वो लोगों का जो उनका एक्सपीरियंस है काफ़ी लाभदायक बना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम पुनः मिलते हैं, लेते एक छोटा सा ब्रेक। आइए मनोरंजन की एक नई दुनिया में डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस, जिसमें आपको मिलेंगे मनोरंजन से भरपूर 6 टीवी चैनल्स, 10 मूवी चैनल्स, 7 म्यूजिक चैनल्स, 2 चैनल्स स्पोर्ट्स के, 22 चैनल्स समाचार के, 2 लोकसभा और राज्यसभा के, 8 आध्यात्मिक चैनल्स और 38 क्षेत्रीय चैनल्स, यानी कुल मिलाकर आपको मिलेंगे 95 टीवी चैनल्स और साथ ही साथ आपको मिलेंगे आकाशवाणी के 39 डिजिटल रेडियो चैनल्स भी। इतना ही नहीं, ये सभी चैनल्स आपको मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त, यानी बिना किसी मासिक केबल शुल्क के। बस एक बार डीडी फ्री डिश लगवाइए और जीवन भर पैसे देने से छुटकारा पाइए। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.doordarshan.gov.in। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। कहानी है ये 2 युक्तिपूर्ण योजनाकर्ताओं की, जिन्होंने आसाम में आजादी की डोर संभाली। थी उनकी अनोखी जोड़ी, नाम था मनीराम पियाली। शुरुआत की मनीराम दीवान ने कलकत्ता से बजा दिया विद्रोह का बिगुल। गूंज जिसकी पहुंची आसाम तक और ब्रिटिश राज के होश हो गए गुल। पियाली बरुआ ने बढ़ाया कदम और किया सही युवकों को प्रेरित। स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी योजना देख अंग्रेजी अफसर रह गए चकित। मकसद था एक, अंग्रेजों के चंगुल से बचाना है असम का सिंहासन। थे राजकुमार कंदर पेशवर योग्य, भरपूर था जिनमें नेतृत्व और अनुशासन। चारों ओर फैल गई क्रांति की ज्वाला, पराधीन कर अंग्रेजों को लाना था एक नया उजाला। धावा बोल दिया सेनानियों ने, कोलाघाट से नगोरा और जोरहाट से नागांव। जुनून भरा था मन में कि अंग्रेजों को है भगाना उल्टे पांव। समय बीता और फिर नियति ने चली एक ऐसी चाल, मनीराम के खुफिया संदेश पड़ गए गलत हाथों में और कमजोर पड़ गई ये ढाल। लगा दिया राजद्रोह का आरोप, किया मनीराम पियाली को गिरफ्तार, लेकिन बुझा न सके आजादी की आग को, हार कर भी नहीं हुई थी हार। मनीराम पियाली को अंग्रेजों ने चढ़ा दिया सूली पर। अपनी देशभक्ति के लिए आज और सदा के लिए वो रहेंगे अमर। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसी ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे रेल सप्ताह के ऊपर। रेल सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम चल रहा था हमारे साथ थे सौरभ कटारिया जी। अब ब्रेक के इस पार आपका जो परिचय है मैं करा देना चाहूँ हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ हैं डॉक्टर परमानंद गंधर्व जी, जो कि खतरोद उज्जैन से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। परमानंद जी जो है वो एक कलाकार हैं, फोक सिंगर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर परमानंद गंधर्व खतरोद उज्जैन से हूँ जी। मेरा म्यूजिक में पीएचडी है जी। और संगीत जो हमारा फैमिली ग्राउंड से अराउंड से ही मिला हुआ है। एक्चुअली मैं मेरे पापा से ही सीखा हूँ जी। बाद में फिर मैंने मुंबई में 6 साल करके अखिल भारतीय गांधर्व यूनिवर्सिटी में 6 साल से मैं वहाँ पे प्रोफेसर की पोस्ट पे रहा हूँ। अच्छा। और वहीं से मैंने सारी विद्या प्राप्त की है। तो आप आज हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे? मैं जो भी दर्शक सुनना चाहेंगे, वैसे तो मेरा क्लासिकल मैन है, जी जी। सूफी भी है, गजल है, भजन है जी। तो मैं अभी तो भजन सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, कार्यक्रम की शुरुआत भजन से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे साथ जो अकम्पनिंग कर रहे हैं बिल्कुल हमारे स्टूडेंट है अतुल पाटीदार जी जी जी। और ऑक्टोपेड पे जो संगत कर रहे हैं क्रिश उमेंद्र राम जी डीगा, बहुत बहुत स्वागत है। ये दोनों मेरे स्टूडेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले तो मीराबाई का भजन सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल है ना। सारे ग म पद प म रे ग प म ग रे सा नि सा रे नि सा ध पद नि सा रे ग म पद प रे ग प म ग रे नि। ये भजन जो मैं सुनाने जा रहा हूँ इसमें अपनी आँखों का, हाथों का और अपने पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन का, दिमाग का पूरा यूज़ है कि अपने को कहाँ का यूज़ करना चाहिए। हे आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो प्रभु नाम का सुमरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं सोबत की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मेरा हो गए मगन, ऐसी लागे लगन मेरा हो गए मगन। वो तो गली गले हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागे लगन मेरा हो गए मगन, ऐसी लागे लगन मेरा हो गए मगन। वो तो गली गले हरि गुण गाने लगी, में पली जोगन के चली, महलों में पली जोगन के पली। मीरा रानी दीवाने कहाने लगे, सिला की लगन मीरा हो गई
ध प ध ध ध ध ध ध ध ध प ध ध ध ध ध ध रे ग प ध नि 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 धनि 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 ध प प ध प म रे ग म प ग म प नि रे ध म ग ग ग ऐसी लागे लगन मेरा हो गए मगन ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन वो तो गली गले हरे गुण गाने लगे ऐसे लागे लगन कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं कोई कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी बेटी संतों के संग रही मोहन के रंग बेटी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मेरा प्रेम प्रीतम को मनाने लगी वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागे लगन मेरा हो गए मगन ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन वो तो गली गली हरे गुण गाने लगे ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन ऐसे लागे लगन मंत्रमुग्ध कर देने वाला भजन था सर। बहुत 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 सुनकर आनंद आ गया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आप बता रहे थे विरासत में मिला आपको, तो उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि कहाँ किस उम्र से शुरू किया आपने सीखना? मैं 5 इयर्स का था जब से ही मेरा संगीत सीखना स्टार्ट हो गया है जी। हमारे फैमिली में पूरा जो है म्यूज़िक का ही बैकग्राउंड है। अच्छा। हाँ, सीखा तो मेरे पापा से ही सीखा मैंने। जी जी। उसके बाद में फिर मुंबई में सीखा डॉक्टर मोहन सिंह जी भुनावत से। जी जी जी। जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्री के महागुरु है। जी जी। डॉक्टर मोहन सिंह जी भुनावत। बाकी शिक्षा मैंने उनसे प्राप्त की है। अच्छा। वो ऐसा रहता है कि मैं जब 5th क्लास में था तो एक म्यूजिक टीचर थे, तो वो जब प्रेयर वगैरह कराते थे तो मेरे को काफ़ी मतलब शुरू से इंटरेस्ट था क्योंकि म्यूजिक बैकग्राउंड था। तो मैं अकेला ऐसा स्टूडेंट था कि मैं अकेला प्रेयर में पूरा उनका प्रेयर वगैरह जो भी है करा। तो सर ने बोला कि यार परमानंद तेरे को जो भी करना है बोले करे तो म्यूजिक में ही कर। बिल्कुल है ना, अदरवाइज तू दूसरी चीज़ों में मेरे को क्रिकेट का भी बहुत शौक था। अच्छा। पर उन्होंने बोला कि तेरा हॉबी इसी में है तो तू इसी में कुछ बिल्कुल बहुत आगे अच्छा जाके निर्णय कर। लिया सर आपने। मैं पूछना चाहूँगी कि अब आप कौन सा भजन या क्या सुनाना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं एक शिव शंकर का भजन सुनाना चाहूँगा। इसमें उनका वर्णन किया है कि जटाजूट में गंग बिराजे माथे अर्ध चंद्रमा साजे गले में तुम्हारे नाग बिराज। तो वो वाला भजन मैं दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। इजाजत दीजिए। जी। जटाजूट में गंग विराजे माथे चंद्र अर्धमा साजे जटाजूट में गंग विराजे माथे चंद्र अर्धमा साजे जटाजूट में गंग विराजे माथे चंद्र अर्धमा साजे गले में तेरे नाग विराजे गले में तेरे नाग विराजे डम डम डम
विराजे, जटाजूट में गंग विराजे, विराजे, जटाजूट में गंग विराजे, माथे अर्ध चंद्रमा राजे, जटाजूट में गंग विराजे, माथे अर्धमा राजे, गले में तेरे नाग विराजे, गले में तेरे नाग विराजे, डम 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 बाजे हो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम रावण ने तुझको पूजा, तुझसा ना कोई देव है दूजा। राम रावण ने तुझको पूजा, तुझसा ना कोई देव दूजा। राम रावण ने तुझको पूजा, तुझसा ना कोई देव दूजा। राम रावण ने तुझको पूजा, तुझसा ना कोई देव है दूजा। राम रावण ने तुझको पूजा, तुझसा ना कोई देव है दूजा। आगे बढ़ा रे बेलवा दिया नंदी के दरबार का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तागड़ 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 तदगन तदगन तदगाना तागड़ दाना तागड़ दाना तागड़ 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 तदगन तदगन तदगाना तागड़ दाना तागड़ दाना तागड़ 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 तदगन तदगन तदगाना तागड़ दाना तागड़ दाना। बहुत 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 बढ़िया, बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाले भजन थे सर। एक तो आपसे एक प्रश्न है कि क्या समय के हिसाब से भी कोई राग होते हैं? हाँ मैम, बिल्कुल होते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक का एक ऐसा डिपेंड करता है अपने आप पे कि एक मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग का देखा जाए तो एक भैरव, अहिर भैरव, नट भैरव, ये मॉर्निंग के राग होते हैं। आफ्टरनून का देखा जाए शुद्ध सारंग, अपना वृंदावंदी सारंग, देश, तिलक, कामोदी आफ्टरनून के राग है। फिर अगर इवनिंग का देखा जाए तो इवनिंग में मारवा, पूरा धनेश्वरी, पूर्वी, ये सारे अपने समय के अकॉर्डिंग का पूरा राग है। अब आप नेक्स्ट क्या सुनाना चाहेंगे? कवि भजन या कोई सूफी गजल या कवि? नेक्स्ट में आपको एक कैलाश खेर का एक सॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनके अकॉर्डिंग नहीं गाता हूँ, मैं जो भी सॉन्ग होता है मैं मेरे अकॉर्डिंग गाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका अपना स्टाइल। तो मैं आपको सैया वाला सॉन्ग बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, बिल्कुल, पर मैं किसी की कॉपी नहीं करता। मेरा जो भी है मैं मेरे अकॉर्डिंग गाना गाऊंगा। तो वो हीरे मोती वाला जो गाना गीत है आपके पास? सूफी है, उसका कोई नहीं है, उसमें सूफी सॉन्ग ही है। जी जी जी। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तो है मेरा सैया। सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाह में तुम्हें ही मैं घूम जाऊं।
गाए मेरा दिल खुशी से झूमे गाए राते पल पल मुझे डुबाए जाते जाते तुझे जीत जीत हारूं ये प्राण प्राण वारूं तुझे जीत जीत हारूं ये प्राण प्राण वारूं हाय ऐसे मैं निहारूं तेरी आरती उतारूं तेरे नाम से सारे रिश्ते नाते सैया 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 आइए मनोरंजन की एक नई दुनिया में डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस, जिसमें आपको मिलेंगे मनोरंजन से भरपूर 6 टीवी चैनल्स, 10 मूवी चैनल्स, 7 म्यूजिक चैनल्स, 2 चैनल्स स्पोर्ट्स के, 22 चैनल्स समाचार के, 2 लोकसभा और राज्यसभा के, 8 आध्यात्मिक चैनल्स और 38 क्षेत्रीय चैनल्स, यानी कुल मिलाकर आपको मिलेंगे 95 टीवी चैनल्स और साथ ही साथ आपको मिलेंगे आकाशवाणी के 39 डिजिटल रेडियो चैनल्स भी। इतना ही नहीं, ये सभी चैनल्स आपको मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त, यानी बिना किसी मासिक केबल शुल्क के। बस एक बार डीडी फ्री डिश लगवाइए और जीवन भर पैसे देने से छुटकारा पाइए। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.doordarshan.gov.in। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। कहानी है ये 2 युक्तिपूर्ण योजनाकर्ताओं की, जिन्होंने आसाम में आजादी की डोर संभाली। थी उनकी अनोखी जोड़ी, नाम था मनीराम पियाली। शुरुआत की मनीराम दीवान ने कलकत्ता से बजा दिया विद्रोह का बिगुल। गूंज जिसकी पहुंची आसाम तक और ब्रिटिश राज के होश हो गए गुल। पियाली बरुआ ने बढ़ाया कदम और किया सही युवकों को प्रेरित।
स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी योजना देख अंग्रेजी अफसर रह गए चकित। मकसद था एक, अंग्रेजों के चंगुल से बचाना है असम का सिंहासन। थे राजकुमार कंडर पेशवर योग्य, भरपूर था जिनमें नेतृत्व और अनुशासन। चारों ओर फैल गई क्रांति की ज्वाला, पराधीन कर अंग्रेजों को लाना था एक नया उजाला। धावा बोल दिया सेनानियों ने, कोलाघाट से नगोरा और जोरहाट से नागांव। जुनून भरा था मन में कि अंग्रेजों को है भगाना उल्टे पांव। समय बीता और फिर नियति ने चली एक ऐसी चाल, मनीराम के खुफिया संदेश पड़ गए गलत हाथों में और कमजोर पड़ गई ये ढाल। लगा दिया राजद्रोह का आरोप, किया मनीराम पियाली को गिरफ्तार, लेकिन बुझा न सके आजादी की आग को, हार कर भी नहीं हुई थी हार। मनीराम पियाली को नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी और आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नमन। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने प्रेरक जीवन में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर मुस्लिम समुदाय ने जताई खुशी। जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। और नीमच के सिंगोली में जैन साधुओं के साथ हुई घटना की सीएम और डिप्टी सीएम ने की निंदा। मामले के आरोपी 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेता और गणमान्य नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान की। संसद परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू शामिल थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता को पुष्पांजलि अर्पित की और समारोह में मौजूद बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद लिया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट में कहा, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने अपने प्रेरक जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी असाधारण उपलब्धियों से दुनिया भर में सम्मान अर्जित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी प्रेरणा से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का जहां एक तरफ देश के कई मुसलमान विरोध कर रहे हैं, तो कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो संशोधन के समर्थन में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड में कई खामियां थीं, जिसकी वजह से मुसलमान को उसका सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा था। कुछ चुनिंदा लोग ही वक्फ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वक्फ बोर्ड में कुछ लोग अपना आधिपत्य जमा कर बैठे थे, लेकिन अब सरकार के हस्तक्षेप से मुसलमान को उनका हक मिल पाएगा। जो मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, उनका संशोधन से ज़रूर नुकसान हो रहा है। वक्फ संशोधन से ना तो इस्लामी कानून में फर्क